दो टाइप होती है। एल्गोरी की दो कौन कौन सी टाइप होती है? एक होती है हिस्टोरिकल एल्गोरी, एक होती है पॉलिटिकल एल्गोरी। एल्गोरी में हमने आपको बताया था कि कोई भी ऐतिहासिक कहानी जिसकी दो मीनिंग निकले उसको आप हिस्टोरिकल एल्गोरी बोल सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल कहानी जिसकी दो मीनिंग निकले उसको आप पॉलिटिकल एल्गोरी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो और दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है? एल्गोरी ऑफ आइडियाज। एल्गोरी ऑफ आइडियाज की क्या चीज होती है? कहने का मतलब कोई आप ऐसी कहानी लिखो जिसके कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो। जैसे मैंने एक कहानी लिखी, उस कहानी का नाम है क्या? पैराडाइज लास्ट। मैंने नहीं लिखी, मिल्टन ने लिखा। उसमें उन्होंने करेक्टर डाला सिन, उसमें उनमें करेक्टर डाला डेथ। तो आप नॉर्मल सा दिमाग लगाओ कि जो सिन और डेथ करेक्टर हैं, क्या ये वास्तव में आप इनको सिन और डेथ को समाज में पकड़ सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप इनको नहीं पकड़ सकते हो, अमूर्त चीज है। तो अमूर्त चीज का आपने पर्सनिफिकेशन करके आपने उस पर जो है एक कहानी लिख डाली। ठीक, यहां तक कोई बहादुरी नहीं हुई। अब इस कहानी की दो मीनिंग निकल गई तो ये अलगरी बन गई। अब इसमें जो करेक्टर आपने यूज किए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसकी दो मीनिंग निकल गई, अब ये एल्गरी हो गई। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज को ही आइडिया बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट चीज को ही आइडिया बोला जाता है। तो हम अगर जो आपसे पूछें कि एल्गरी ऑफ आइडियाज में आइडिया क्या चीज है, तो बोलोगे आप आइडिया एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। आइडिया, हम आपसे पूछें कि एल्गरी ऑफ आइडियाज में आइडिया क्या काम करती है, तो आप ये बताएंगे कि आइडिया एल्गरी ऑफ आइडियाज में एक करेक्टर का काम करती है। अब जैसे आइडिया क्या है पैराडाइज लास्ट में, आप बोलोगे सिन, आप बोलोगे डेथ। एल्गरी के एंगल से मैं आपको बता रहा हूं ये आइडिया कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ये आइडिया एज ए करेक्टर काम कर रहे हैं। और आइडिया को आप करेक्टर कैसे बना सकते हो, तो आप इसको पर्सनिफिकेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बना सकते हो। इसीलिए इस बुक में लिखा गया है कि द एल्गरी ऑफ आइडिया की प्रिंसिपल डिवाइस क्या है। मतलब एल्गरी ऑफ जो है आइडिया का रीढ़ की हड्डी क्या है, तो पता चला पर्सनिफिकेशन। जब तक पर्सनिफिकेशन आपको नहीं करने दिया जाएगा तब तक आप एल्गरी ऑफ आइडिया जो है क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो एल्गरी ऑफ आइडिया और एल्गरी हिस्टोरिकल एल्गरी, इसको किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। और एल्गरी की कितनी टाइप होती है, तो दो टाइप होती है, और यही दो टाइप है जो हमने आपको नरेट की है। चलो इसमें देखो, इसी एल्गरी में एक दूसरा आपको टर्म मिलेगा, एल एल्गोरिकल इमेजरी। अब एल्गोरिकल इमेजरी, आप एल्गरी तो समझ ही रहे हैं कि दो मीनिंग निकलेगी। अब एल्गोरिकल इमेजरी आप इसके नाम से ही पकड़ लो, इमेजरी, तो पहले इमेजरी समझ लो। जैसे मैं एक कहानी लिखी, कहानी, इस कहानी में मैंने इतना आना मोटा पुइया यूज कर दिया, इसमें मैंने इतना पर्सनिफिकेशन यूज किया कि आप ये कहानी पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि आप कहानी पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि आप इस कहानी को, आप इस कहानी में जो भी करेक्टर हैं उनको आप सुन रहे हैं। जो भी करेक्टर आप हमने यूज किया है, बल्कि आप उसको ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको देख रहे हो। तो अब उस चीज की आपके सामने इमेज बन गई। आपके अगर जो वो चीज साउंड से रिलेटेड है तो वो आप ऐसे उसको साउंड सुन पा रहे हो। समझ रहे हैं? तो जब इन किसी चीज की आपके दिमाग में इमेज बन जाए या उसकी एक्चुअल स्थित से आप शब्दों के माध्यम से रूबरू हो जाए, तो बस वो इमेजरी हो गई। तो अब जैसे मैंने कोई कहानी क्रिएट की, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने इमेजरी डाल दी, और वो कहानी दो मीनिंग दे रही है, एक तो प्राइमरी मीनिंग और दूसरी सेकेंडरी मीनिंग। तो वो एल्गोरिकल इमेजरी आप उसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। जिसको न समझ में आई हो आप जो है बोल सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। अब देखो इसी में एक जो है करेक्टर होता, सॉरी, अब इसमें आपको आगे आएगा कि फेबल क्या चीज होती है। तो फेबल का मतलब होता है एप्लॉग। पहली चीज तो आपको यह ध्यान देना होगा कि एप्लॉग और फेबल दोनों एक ही चीज होती है। फेबल होती क्या है या एप्लॉग होता क्या है, तो शार्ट नैरेटिव होती है। मतलब नैरेटिव का मतलब कहानी, शार्ट का मतलब छोटी। कोई ऐसी कहानी होगी जो छोटी होगी। वो कहानी आपकी प्रोज में भी हो सकती है, वो कहानी आपकी वर्स में भी हो सकती है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज क्या होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट मॉरल या कोई एब्स्ट्रैक्ट थीसिस या कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल होगा। किसके किसके संदर्भ में, तो ह्यूमन बिहेवियर के संदर्भ में। समझ रहे हैं? और वो एक निष्कर्ष से
मतलब इस चीज का एंड होगा और आपको लास्ट में एक एपिग्राम टाइप में, और वो जो एक मारल उससे मिलेगा वो मारल आपका एपिग्रामेटिक होता। कहने का मतलब वो विटी होगा, वो स्ट्राइकिंग होगा जो मारल मिलेगा। ये मारल आपको कहाँ मिलेगा? फेबल में मिलेगा, एप्लॉग में मिलेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पहली चीज फेबल एप्लॉग को आप ऐसे समझो कि पहला एलिमेंट इसका क्या है, ये एक छोटी कहानी होगी। दूसरा, प्रोज में भी हो सकती है, वर्स में भी हो सकती है। कहने का मतलब कविता फॉर्म में भी हो सकती है, और इसका जो है कहने का मतलब ऐसे फॉर्म में, या जो जिसको आप जो है प्रोज फॉर्म बोलते हैं उस फॉर्म में भी हो सकती है। और ये करती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मॉरल, कोई थेसिस होगी। कहने का मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट आपका जो है एक नैतिक वाला सिद्धांत होगा, या कोई एक जो है ये प्रिंसिपल होगा, या ह्यूमन बिहेवियर होगा, समझ रहे हैं, इससे रिलेटेड होगा, और लास्ट में एक निष्कर्ष उसमें निकलेगा। कहानी सिर्फ कहानी, इससे कहानी का मतलब नहीं है, इस कहानी में एक निष्कर्ष निकलता है, और निष्कर्ष निकलेगा तभी तुमको मॉरल निकलेगा। जैसे आपने छोटे बच्चों को कहानी सुनाई होगी कि कछुआ बिल्ली की कहानी या कछुआ खरगोश की कहानी सुनाई, और लास्ट में आप उनको बताते हो कि बाबू जो लास्ट देर तक जो है वो करता है, लगातार काम करता है, जीत उसी की होती है। जो उछल कूद के काम करता है, और कहने का मतलब आज आप काम किए कल बैठ गए तो जो है जीत उसकी नहीं होती है। तो लास्ट में आपने बच्चे को क्या दिया? एक कंक्लूजन दिया कि जैसे कछुआ जो है छोटा था, उसके पास स्पीड कम थी, लेकिन वो जीत गया। तो ये क्या चीज है? ये कंक्लूजन है। तो फेबल में आपको क्या मिलेगा? छोटी कहानी रहेगी, प्रोज या वर्स में हो सकती है, वो किसी किसी मॉरल पे होगी, किसी सिद्धांत पे होगी, और समझ रहे हैं, और वो मॉरल सिद्धांत ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा, और लास्ट में एक कंक्लूजन आपको मिलेगा। इतनी चीज है तो आप उसको फेबल बोल सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई फेबल। और इसी फेबल में अगर जो उसके करेक्टर एनिमल हो गए, जैसे इसी फेबल में अगर जो ह्यूमन करेक्टर है तो कोई बात नहीं, फेबल इसमें आपने एनिमल करेक्टर डाल दिए। अब जैसे खरगोश एनिमल है, कछुआ एनिमल है, तो अब जैसे कछुआ खरगोश की कहानी ऐसे आ गया, स्टोरी ऑफ टर्टल एंड रैबिट, समझ रहे हैं, ये आ गया परीक्षा में। अब आगे आगे आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया। नंबर 1 पे पहला ऑप्शन है फेबल, दूसरा है नैरेटिव, तीसरा है सोनेट, और चौथा है ओड। आप किसको टिक करेंगे? आप टिक करेंगे फेबल को। ठीक, अब दूसरा आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया, फिर सेम वही शीर्षक, रैबिट टर्टल इज, और नंबर 1 पे ऑप्शन दे दिया फेबल, दूसरे नंबर पे ऑप्शन आपका दे दिया बीस्ट फेबल, बीस्ट फेबल। दो ऑप्शन और फर्जी के कोई और बना दे दिए। अब यहाँ पे आप बीस्ट फेबल टिक करेंगे, समझ रहे हैं। तो ज्यादा कुछ आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर जो ऑप्शन में बीस्ट फेबल है, जानवरों की वो कहानी है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आधारित, तो फिर जो है वो बीस्ट फेबल हो जाएगी। अगर जो ऑप्शन में ये नहीं है तो यही बीस्ट फेबल आप फेबल में टिक कर देंगे। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई। अब देखो, ट्रिकस्टर एक करेक्टर होता है, करेक्टर है कहां पे? स्टोरी में। और ये विलिंगनेस, गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब कहने का मतलब चतुराई पूर्वक जो है लगातार बोलने की क्षमता को गिफ्ट ऑफ गैब बोलते हैं, समझे। और ये क्या काम करता है कि आपको मतलब जिससे ये बातचीत करता है उसको बातचीत में वो बातों ही बातों में उसको मात दे देता है, आपको एहसास भी नहीं होगा, वो आपको मात दे जाएगा, समझ रहे हैं। और इसका मेन व्यवसाय यही होता है। तो कहने का मतलब कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर जो जिसके पास जो है बुद्धि चातुर्य हो, समझ रहे हैं, बोलने की क्षमता हो, मतलब लगातार बोलने की क्षमता हो, विटी कन्वर्सेशन करने की क्षमता हो, और उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा खासा हो। तो अगर जो किसी कैरेक्टर में ये चीज है तो आप उसको ट्रिकस्टर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। और ये यूज कहाँ होता है? ये यूज आपका इसी जो है फेबल ओबल में यूज होता है, समझ रहे हैं। अब तीसरी चीज आप आ जाओ, पैराबेल। पैराबेल, पैराबेल एक्चुअली ये क्या चीज होती है? ये बाइबल की कहानी होती है, बाइबल की कहानी होती है। अब ये आप एल्गरी में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल की जितनी भी कहानियां हैं जिसको जीसस ने जो है जिनका वर्णन किया है, समझ रहे हैं, तो वो उनको आप पैराबेल बोलते हैं। उनकी भी दो मीनिंग निकलेगी, एक तो सरफेस मीनिंग और दूसरी उसकी मॉरल वाली मीनिंग।
तो इसीलिए पैराबेल को भी इन्होंने जो है एल्गरी वाले चैप्टर में डाल दिया है। पैराबेल, अब फेबल में आप अंतर क्या करेंगे? फेबल सामान्य सी कहानी हो सकती है, उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पैराबेल होती है ये कहानी होती है, लेकिन इसमें क्रिश्चियन रिलीजन का लेना देना होता है। कहने का मतलब बाइबल की कहानी होगी और उसमें जो है, इसमें ज्यादातर केसेस में जो जीसस है, जीसस ही इस कहानी का वर्णन करते हैं। समझ रहे हैं? वो जनता को कन्विंस करने के लिए, अपनी बात को जो है मतलब बताने के लिए एक आपको उदाहरण देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। तो ये सब कहानी जो है आपका जो है, ये बाइबल से अवतरित कहानी होती है, या ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट जो चीजें हैं ये उन्हीं से रिलेटेड चीजें हैं। तो ऐसी कहानी को जिनका जो है अस्तित्व जो है ओल्ड टेस्टामेंट में हो, बाइबल में हो, तो उनको आप पैराबल बोल सकते हैं। अब ये भी वर्ष में हो सकती हैं, ये भी प्रोज में हो सकती हैं। बात समझ में आई आपको? सर इनमें भी जानवर हो सकते हैं? है? जानवर हो सकते हैं इसके अंदर भी? अब हाँ, जानवर इसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है, ऐसा मतलब हम इसको ऐसा क्लियर बोलने के मूड में नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस जहां तक हमारा काम कर रहा है, इसमें जानवर हो सकते हैं। लेकिन रिलीजियस है इसलिए जो है इसको बीस्ट फेबल कहना। अच्छा, इसका मेन मोटो क्या होता है? ये मेन मोटो आपका ये होता है, डिडक्टिव डिवाइस। ये इसमें डिडक्टिव डिवाइस यूज होता है। डिडक्टिव डिवाइस क्या चीज होती है? उपदेश देने वाली डिवाइस। अब आगे जब आप अभी डी वाले पे पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे डिडक्टिव लिटरेचर। तो डिडक्टिव लिटरेचर कहने का मतलब ऐसा लिटरेचर जो तुमको उपदेश दे। उपदेश दे कहने का मतलब तुमको कोई ज्ञान सिखाए। जैसे फ्रांसिस बेकन का आपका ऐसे है ऑफ ट्रबल, तो ट्रबल के बारे में तुमको जानकारी दे रहा है, तुमको कोई शिक्षा दे रहा है कि यात्रा कैसे करनी चाहिए, यात्रा करने से पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन आप करोगे, यात्रा के दौरान कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, जहां आप देखने जा रहे हो वहां किन चीजों को आप देखोगे, किन चीजों को नहीं देखोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आपको एक कहने का मतलब उपदेश वो दे रहा है, एक आपको गाइड कर रहा है। तो जिस भी लिटरेचर में ये क्वालिटी होगी आप उसको डिडक्टिव लिटरेचर बोल सकते हैं। और ये डिवाइस, ये तरीका, इसी को बोलते हैं डिडक्टिव डिवाइस। बात समझ में आई? तो पैराबेल में डिडक्टिव डिवाइस होती है। डिडक्टिव डिवाइस कहने का मतलब पैराबेल, ये जो कहानी होती है, पहली चीज तो बाइबल से अवतरित है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू जो है इससे ये अवतरित है। तो जब इसमें ये आपका है तो जाहिर सी बात है, जीसस अगर जो किसी को कहानी सुनाएंगे तो वो कहने का मतलब कोई ना कोई उपदेश देने के लिए, या आपके अगर जो आप कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको सुधारने के लिए। इस कहानी का जो है सबसे बड़ा मेन मोटो पैराबेल का जो है सुधारात्मक भी है। समझ रहे हैं? अब देखो, धर्म की बात यहां से शुरू हो गई है। जब धर्म की बात शुरू हो गई है तो अगला टर्म भी आपको धर्म से ही मिलेगा, एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम क्या चीज होती है? स्टोरी होती है, कही जाती है कहां पर? पर्टिकुलर स्टैंस। समझ रहे हैं? वे कहने का मतलब पर्टिकुलर निजी उदाहरण दिया जाता है। कहां पे उदाहरण दिया जाता है? जनरल थीम का होता है। कहने का मतलब ये एक ऐसा उदाहरण होता है जिसकी थीम सामान्य होती है। और कहां ये उदाहरण दिया जाता है? रिलीजियस सरमन में दिया जाता है। धार्मिक उपदेशों में जो एक छोटी सी आप कहानी सुनाते हो उदाहरण के स्वरूप, जनरल थीम पर कोई चीज अपनी साबित करने के लिए, उसी को बोला जाएगा एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम बराबर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो। कैसा एग्जाम्पल? रिलीजियस सरमन में दिया जाने वाला एग्जाम्पल। क्यों? अपनी बात को सही साबित करने के लिए, या कोई थेसिस आप बनाए हो, या कोई थेसिस आप पहले में बता चुके हो, उसी को साबित करने के लिए आप कहानी सुनाते हो। अब जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में हम लोग कहानी सुनते हैं, पंडित जी सुनाते हैं, उसमें बताते हैं लकड़हारे की कहानी, मोरध्वज की कहानी, तो ये उनका, और उसके बाद एक लीलावती कलावती की कहानी। तो जितनी कहानी सुनाएंगे लास्ट में वो यही बताएंगे कि जब तक इस लोक में रहा आनंद पूर्वक रहा, अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो उनका सिर्फ जो है कहानी का ये मकसद होता है कि जब तक आप यहाँ पे हैं, मतलब आप इस धरती पे हैं, तब तक आप मेहनत करो अच्छे से। आप जो है, जो ऊपर वाले ने आपको जीवन दिया है, आप इसका अच्छे से जो मेहनत करिए, आप अच्छे से इसका आप आनंद लो, और लास्ट में तो सबको ऊपर चलना ही चलना है। तो ये तो कहने का मतलब ये इन्होंने क्यों किया? ये इन्होंने आपको करेक्ट करने के लिए,
किया कि आप काहिल बन के ऐसे मत टहलो। जब ऊपर वाला तुमको लिमिटेड जिंदगी दिया है, कम समय के लिए, या जो भी आप उसको कम समझो या ज्यादा समझो, लिमिटेड समय के लिए आप भेजे गए हो, तो जो भी काम आप अच्छा से अच्छा कर सको आप करो, कि जिससे आपके जाने के बाद कोई याद कर सके। तो इसी को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक लकड़हारे की कहानी सुनाई कि लकड़हारा था, उसने ऐसा किया, फिर उसके बाद उसने जो है भगवान की आराधना की और लास्ट में उसको मोक्ष मिल गया, और अगले जन्म में वो फलाने राजा के रूप में उसका जन्म हुआ। तो अगला जन्म करवाए कहने का मतलब उसको हैप्पी एंडिंग करवाने के लिए मतलब आपको प्रलोभन दे दिया गया कि अब आप अच्छा काम करेंगे तो ऊपर जाके आपको आराम मिल जाएगा। और ऊपर जाके आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो कहने का मतलब चर्चा का विषय है, ये कहने का मतलब डिस्कशन का विषय है। लेकिन एक आपको जो है तरीका बताया जाता है, आगे एक प्रलोभन दिया जाता है। तो धार्मिक कथा में जब आप इस टाइप की कहानी सुनाते हो तो उसी को बोला जाएगा एग्जाम्पलम। और ये क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड है। लीलावती कलावती इसमें मत डाल दीजिएगा। लीलावती कलावती तो हमने मैटर को इजी बनाने के लिए बताया आपको। ये लीलावती कलावती सबको समझ में आ गया? प्रोवर्ब्स। अब ये प्रोवर्ब्स आप जो है क्यों पढ़ रहे हैं इसमें एलिगरी में? तो प्रोवर्ब के भी तो दो मीनिंग निकलेंगे, एक तो होती है सरफेस मीनिंग और दूसरी उसकी होती है मॉरल मीनिंग। समझ रहे हैं? तो इसलिए प्रोवर्ब को भी आपने जो है इसी एलिगरी के जो है पोर्शन में आपने पढ़ा है। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4-5 चीजें दे दिया गया, प्रोवर्ब्स, एग्जाम्पलम, और उसके बाद उसने दे दिया बीस्ट फेबल, और एक आपका जो है कोई और चीज दे दिया गया, एक और कोई उसने नाम डाल दिया, उसने मान लो डाल दिया एब्जर्व लिटरेचर। तो फिर उसने पूछा कि इनमें से जो है कौन सा एलिगरी का पार्ट नहीं है। तो पता लास्ट का 3 छोड़ के, या आप ये जितने नाम याद किए हैं उनको छोड़ के वही ऑब्जर्व लिटरेचर को आप टिक कर देंगे। या हो सकता है ऑब्जर्व लिटरेचर पे भी सिचुएशन की विषय है, लेकिन एक चौथा ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा जो इन 3-4-5 नाम जो इसमें दिए गए इनसे संबंधित नहीं होगा, खट से आपको इजिली उसी को टिक कर देना है। समझ रहे हैं? तो आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम्पलम आपने कहाँ पढ़ा? एलिगरी के चैप्टर में। बीस्ट फेबल आपने कहाँ पढ़ा? एलिगरी के चैप्टर में। फेबल कहाँ पढ़ा? एलिगरी के चैप्टर में। समझ रहे हैं? प्रोवर्ब आपने कहाँ पढ़ा? एलिगरी के चैप्टर में। प्रोवर्ब में एलिगरी होगी? हाँ होगी। बीस्ट फेबल में होगी? हाँ होगी। फेबल में होगी? होगी। पैराबल में होगी? होगी। बस चलो आ जाओ अलिट्रेशन पे। अलिट्रेशन क्या चीज होती है? अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन होता है स्पीच साउंड का। समझ रहे हैं? स्पीच साउंड का रिपीटिशन आपका अलिट्रेशन बोला जाता है। देखने में दिक्कत हो रही है आप लोगों? चलो इनको यहां ले आते हैं। अब उसके बाद ये रिपीटिशन जो है, अब इसमें द टर्म इज यूजली अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स। समझ रहे हैं? एंड ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड बिगिंस ए वर्ड एज स्टेट सिलेबल। ये इतनी जो है विद इन ए वर्ड, ये इन्होंने इसकी जो है कंडीशन दी है। ओनली टू कॉन्सोनेंट्स। इसको अगर जो आप इतना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए होता है, लेकिन लास्ट ये जो शुरुआत में स्टार्टिंग में यूजुअली लगा दिया है, तो जब आप इसकी मीनिंग निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है 90% केस में कॉन्सोनेंट जाए, लेकिन 10% केस में आपका जो है इसमें ये यूजुअली शब्द जो है ये असोनेंस भी यहां आने की संभावना इसने पैदा कर दी। ओनली लिख के तो इन्होंने इसका एकदम बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस ओनली लिखने से पहले इन्होंने यूजुअली लिख दिया, सामान्यतः, सामान्य रूप से। तो असामान्य रूप से जो है आप इसमें एसोनेंस भी अलिटरेशन में डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? वो जब आप एक आध दो दूसरी बुक देखेंगे तो वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा, तो इस यूजुअली का मतलब समझ में आ जाएगा कि इस यूजुअली का मतलब यहाँ जो है क्यों है। तो बस इसका इतना सा मतलब आप समझना कि अलिटरेशन में स्पीच साउंड की रिपीटिशन होती है, और रेयर केस में आपके जो है वॉवेल साउंड की भी रिपीटिशन हो जाती है। तो इनमें जो है कहने का मतलब, अब स्पीच साउंड, तो कभी कभी स्पीच साउंड से कहने का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से कॉन्सोनेंट लेटर भी रिपीटिशन किए जाते हैं। तो जब आप कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन करेंगे तो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अलिटरेशन एक बड़ी चीज है। अब अलिटरेशन का बच्चा ये क्या है? कॉन्सोनेंस।
और इसी का दूसरा बच्चा क्या है, असोनेंस। समझ रहे हैं? असोनेंस का कोई उदाहरण है या कॉन्सोनेंस का कोई उदाहरण है, और अगर जो ऑप्शन में आपको वो कॉन्सोनेंस नहीं मिल रहा है, असोनेंस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको रिपीटिशन वाले अलिट्रेशन वाले खाने में टिक कर देंगे। अगर जो ऑप्शन में आपको कॉन्सोनेंस मिल रहा है तो कॉन्सोनेंस कर दो, या असोनेंस का उदाहरण है और ऑप्शन में आपको असोनेंस दिख रहा है तो आप असोनेंस को टिक कर दीजिए। बात समझ में आएगी आपको? अब असोनेंस क्या चीज होती है? असोनेंस रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड से होती है। वावेल साउंड की जब आप रिपीटिशन करते हैं तो वो असोनेंस हो जाता है। अब जैसे आप एक उदाहरण इसका ये देखो, अब जैसे यहां पे ये देखना आप, एक मिनट रुकिएगा, पहले आपको असोनेंस बता देते हैं, उसके बाद जब आपको जो है बताएंगे। देखो इसमें एक उदाहरण इन्होंने दिया है, पहले डेफिनेशन देख लो। रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वावेल्स। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या होगा? आइडेंटिकल उसको आप बोलेंगे जिसकी आइडेंटिटी वावेल के जैसे लगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा वावेल के जैसे हो और लिखा भले जो है कॉन्सोनेंट के जैसे दिया गया। तो कहने का मतलब अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे इसने जो है जोर डाला है। समझ रहे हैं? या तो वावेल वावेल मतलब उसकी आइडेंटिटी वावेल वाली हो या वो वावेल के जैसे हो। कहने का मतलब ये दुनिया भर का लफड़ा वाला छोड़ो, बस आप उसका ये ध्यान देना कि वो साउंड होनी चाहिए, वावेल की साउंड होनी चाहिए। साउंड अगर जो वावेल की है तो वो एसोनेंस हो जाएगा। अगर जो सेम साउंड की रिपीटिशन होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले में आई आया तो दूसरे में जो है दूसरा कोई वावेल आ गया, तो ऐसा 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 नहीं माना जाएगा। सेम वावेल होना चाहिए। अब यहां देखो, जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब इसमें ये देखना, चाइल्ड ऑफ साइलेंस ऑफ स्लो एंड स्लो टाइम। अब इसमें देखना, ब्राइड, क्वाइट, चाइल्ड, साइलेंस और इसमें टाइम, इन शब्दों पर इन्होंने यहां दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि इसके इसके अलावा भी कुछ एक आध दो पर और है। तो अब इसमें देखना, जिस पे है उसको उन्होंने इटैलिसाइज कर दिया। अब इसका तुम प्रोनाउंसिएशन करो, ब्राइड, ब्राइड। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई, आई। यहां आई देखो लिखा भी है, आई देखने से भी लग रहा है कि हाँ ये वावेल है। और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऐसा जो है वावेल साउंड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। यहाँ क्वाइटनेस, क्वाई, क्वाई। तो आई, आई वाली मतलब आई वाली साउंड आ रहा है कि नहीं? क्वाई, आई वाली साउंड आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां भी देखो वही साउंड आ गई। फिर उसके बाद आप यार चाइल्ड, चाइल्ड, चाई मतलब चाइल्ड, तो आई वाली साउंड आपको फिर यहां मिल रही है। साइलेंस, साई, साई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फिर आई वाली साउंड आ गई। टाइम, टाई, टाई, इतना आप बोल के देखो, आई वाली साउंड आपको फिर मिल रही है। तो अब आई साउंड यहां, आई साउंड यहां, आई साउंड यहां, फिर यहां, फिर यहां, आई आई साउंड की आपकी रिपीटिशन हो रही है। बस ये हो गया एसोनेंस। बात समझ में आ गई? लेकिन जो कॉन्सोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस वावेल साउंड की रिपीटिशन को आप कॉन्सोनेंस बोलो, ये जल्दबाजी हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है। आपने अलिट्रेशन समझ लिया, अलिट्रेशन बड़ी चीज है। अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंस भी आ सकता है, असोनेंस भी आ सकता है। अगर जो और अलिट्रेशन में 90% केस में अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड रहती है तो अलिट्रेशन उसको आप बोल सकते हैं। वावेल साउंड रहेगी तो आप उसको असोनेंस बोल देंगे। अब अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी आप उसको अलिट्रेशन बोलोगे, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स के रिपीटिशन होंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो उसी को बोला जाता है कॉन्सोनेंस। ठीक है? तो कॉन्सोनेंस में तो पहली चीज क्या होगी कि कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटिशन होगा। अब वो दूसरी बात है कि उस लेटर से साउंड भी जो है कॉन्सोनेंट की निकल जाए, वो अलग की चीज है। समझ रहे हैं? अब जैसे यहां देखो, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होगी और दूसरा चीज क्या होगा, जैसे लिव लव, एल और एल दो शब्द हैं, एल एल की रिपीटिशन हो गई, एल भी कॉन्सोनेंट है और दूसरा वाला एल भी कॉन्सोनेंट है। और ये कॉन्सोनेंट पकड़ पाना बड़ा इजी होता है। जैसे उसमें आपको तो प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन आपने करेक्ट किया तो आप अलिट्रेशन पकड़ पाओगे, प्रोनाउंसिएशन आपने करेक्ट किया तो आप एसोनेंस पकड़ पाएंगे।
लेकिन इस कॉन्सोनेंस को पकड़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ आंखों की जरूरत है। ये बड़ा इजी सा चीज है। अब देखो लिब लब हमको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हमने देखा एल एल, दो की हमने देखा, समझ रहे हैं, इंग्लिश हमको नहीं पढ़ना आ रहा है, कोई बात नहीं। एल एल की हमने रिपीटेशन देखी, चलो एक शर्त मिल गई। अब इस एल के बाद जो दूसरा दूसरा आपका क्या आना चाहिए, जो दूसरा शब्द है वो फिक्स है कि वाबेल ही आएगा। अब वाबेल साउंड नहीं, सिर्फ वाबेल। अब यहां देखो आई आपका वाबेल है और दूसरा ओ ये भी वाबेल है। तो पहली शर्त क्या हो गई, पहली शर्त हो गई कि कॉन्सोनेंट लेटर की रिपीटिशन होगी। तो चलो एक शर्त इसने पूरा कर दिया। दूसरी शर्त क्या है कि इस कॉन्सोनेंट लेटर के बाद, पहले वाले कॉन्सोनेंट लेटर के बाद जो दूसरा लेटर आएगा वो वाबेल होना चाहिए। तो चलो ये भी पूरा हो गया कि हाँ दूसरा वाबेल वाली शर्त भी पूरा कर दिया। तीसरी शर्त इसकी ये है कि जो दूसरा वाला वाबेल आया है, मतलब आई और वो, ये सेम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि यहां भी आई आ गया और यहां भी आई आ गया, ये सेम नहीं होना चाहिए। सेम अगर जो नहीं है, ये तीन शर्त कोई चीज अगर जो पूरी करती है तो उसको आप कॉन्सोनेंस बोल सकते हैं। अब यहां जैसे लिब लिब दो बार आ जाए तो फिर वो कॉन्सोनेंस नहीं है। जैसे हमने कहा लिब, फिर हमने कहा लिब, तो फिर ये कॉन्सोनेंस नहीं है। बात समझ रहे हैं। अब यहां जैसे लीन अलोन, लीन अलोन, ये देखो एल, ये देखो यल। अब यल के बाद क्या आया, ई आया। अब यहां यल के बाद क्या आया, ओ आया। समझ रहे हैं। लीन लीन दो बार लिख दो, ये कॉन्सोनेंस नहीं है। दूसरा वाला लेटर वाबेल होना चाहिए और वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए। ये चीज सबको समझ में आ गई। लिप लिप दो बार लिख देंगे तब वो क्या होगा, वो अलिट्रेशन हो जाएगा, वो अलिट्रेशन हो जाएगा फिर आपका। ओके सर ओके। हाँ लिब लब लिखो तब वो जो है आपका कॉन्सोनेंस हो जाएगा। लीन अलोन, दो चार उदाहरण आप। अच्छा एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं, एमएच अब्रम्स के जितने भी उदाहरण हैं, हालांकि हमने कुछ में मेंशन सब कर रखा है, जैसे लिब लब, ये देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही चार पांच आप खाली देख लो। अब कोई भी परीक्षा में तुम बैठ जाओ, घूम फिर के तुमको, या पुराने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, जैसे नेटवर्क के भी, समझ रहे हैं, और भी स्टैंडर्ड जो भी पेपर है, चार पांच उदाहरण में ही तुम्हारा व्यापार चल जाना है। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। ये बुक इतनी जबरदस्त है कि इसके एकदम एग्जाम्पल उठा लिए जाते हैं। यही सब घूम फिर के इन्हीं का दर्शन होगा। चाहे न विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना, जहां एसोनेंस और कॉन्सोनेंस इन सब का जहां जिक्र आएगा, वो भी अपना इज्जत का फालूदा नहीं करवाना चाहता है, यहीं से उठाएगा कॉपी, फिर खट से पेस्ट। बात समझ में आ गई आपको। तो समझ लिए तो बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद समझने के साथ साथ स्पीड कैसे तेज करोगे, तो ये जितने उदाहरण दिए गए हैं ये सब आप इन उदाहरण को रट डालो। आपने इसको कहाँ पढ़ा था, आपने जो है कॉन्सोनेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। बस आपकी पढ़ाई मुकम्मल। हाँ कोई बीच में पूछ रहा था कुछ सर्र करके। चलो यहां तक जो है हम आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिए थे मीट उट पे। अब यहां से जो है अब आपकी रियल क्लास शुरू होती है। अल्यूजन क्या चीज होता है, अल्यूजन में तुमको दुनिया भर का डिफिनीशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना रखना अल्यूजन क्या चीज है, तो पासिंग रेफरेंस होता है। अल्यूजन क्या, तो पासिंग रेफरेंस। अच्छा कंफ्यूज आप बहुत तगड़ा हो गए अल्यूजन और अलगरी में, ठीक है। तो अल्यूजन और अलगरी को लिख के दीवार में चिपका दियो और डेली बस उसके आगे डिफिनीशन न दिखना, बस ये दिमाग में लाना कि अलगेरी क्या चीज है, अल्यूजन क्या चीज है। तो अल्यूजन पासिंग रेफरेंस, अलगेरी तो दो मीनिंग, छोटा सा लिख देना बस। 2 4 10 दिन ऐसे करोगे बस तुमको याद हो जाएगा। जैसे ब्रश व्रश करते समय आप उसको देखते रहो, समझ रहे हैं। खाना वाना अगर जो आप बना रहे हो, स्टूडेंट लाइफ हो, तो वहां आप उसको चिपका दो जहां आप बनाते हो। सोने जब आप रात में सोते हैं तो सारी चीजों का एक बार जो है आप समरी करते ही होगे। तो तुम्हारी नजर छत पे जा रही है तो पता चला छत पर तुम चिपका दो, ठीक है। तो कमरा आप अपने अकॉर्डिंग टू बना लीजिए। मेन चीजें परीक्षा पास करनी है। कैसे पास करते हैं, जो है काम होने के बाद तुम गंदगी में रहे, कमरे को तुमने कूड़ा बना दिया है, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तुम सफल हो गए, बस हर चीज तुम्हारी साथ जायज है। तो अब अल्यूजन क्या चीज है, पासिंग रेफरेंस है। और ये पासिंग रेफरेंस कैसा, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर जो आपने रेफरेंस दिया और क्लियर एकदम दे दिया तो फिर वो अल्यूजन नहीं है। आपने
रेफरेंस देना है, किसी चीज का जो है रेफरेंस देना है, लेकिन हूबहू वही चीज नहीं लिख देना है। अब जैसे एक उदाहरण अब आप इसका जो है हम देंगे तो आप समझ जाओगे। अब जैसे उनकी लाइन किसी ने पढ़ी होगी, किसकी लाइन? एंटोनी क्लियोपेट्रा की लाइन। देखो ये लाइन, देखो ये एंटोनी क्लियोपेट्रा की लाइन है। अब ये लाइन टीएस इलियट की है, टीएस इलियट ने इसको वेस्टलैंड में यूज किया है। अब आप एक बार इस लाइन को देखो और एक बार नीचे वाली लाइन को देखो। टीएस इलियट बाद के हैं, 1922 में इनकी एक रचना है, तो जाहिर सी बात है कि ये 20th सेंचुरी के आसपास के हैं, और ये शेक्सपियर इनसे बहुत पहले के हैं। ठीक, तो ये रचना पहले की है, ये हमने इसके सामने बिफोर लिख दिया और ये इसके सामने लिख दिया आफ्टर। एक बार आप इसको पढ़ो। द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन ग्लोब्ड ऑन द मार्बल। अब ये लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि टीएस इलियट ने रेफरेंस लिया है। कहां से रेफरेंस लिया है? तो पता चला शेक्सपियर की एंटोनी क्लियोपेट्रा से रेफरेंस लिया है। इसका ये पासिंग है, कहने का मतलब ये चीज ये इनके पास ये पास होके यहां आई है, और पास तो हो गई। अब उसके बाद आपने एल्यूजन में क्या चीज जो है, एक दो एल्यूजन में एक दूसरी चीज हमने क्या बताई थी? पासिंग रेफरेंस होगा, और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अनक्लियर होना चाहिए। तो इसमें देखो हूबहू इन्होंने चोरी टीएस इलियट ने नहीं की है, कुछ शब्द इन्होंने चेंज कर दिया। अब देखो जहां इन्होंने क्या लिखा है, सॉरी देखो जहां इन्होंने यहां चेयर लिखा है तो शेक्सपियर ने क्या लिखा था? बार्ज। तो टीएस इलियट ने बार्ज न लिख के यहां चेयर लिख दिया, समझ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था? अब ये यहां पे देखो थ्रोन, और उसके बाद ये ग्लोब यहां पे लिख दिया। यहां पे इन्होंने क्या लिखा था? बर्न्ड। इन्होंने क्या चीज यूज किया? ग्लोब यूज किया, समझ रहे हैं? यहां पे इन्होंने वाटर लिखा था, और टीएस इलियट ने इस वाटर की जगह क्या लिख दिया? मार्बल यूज कर दिया। तो कहने का मतलब पहली चीज तो ये पासिंग रेफरेंस है। ये लाइन आप पढ़े हैं अगर जो शेक्सपियर की, और जब टीएस इलियट की ये लाइन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा बेटा कहीं से तुम तो चोरी किए हो। और जैसे एक गाना है, हम यार हैं तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे हमसे मिला करो, तो अब इसका हम यार की बजाय यार की जगह हम कहें हम यार हैं तुम्हारे, सॉरी हम दोस्त हैं तुम्हारे, हम फ्रेंड हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। जब मैं ये गाना गाऊं और बोलूं ये मेरी क्रिएशन है, तो आपके मन में यही है अच्छा गाना वहां से लिया हो, तुम बता रहे हो मेरी क्रिएशन है, यही चीज हो गई तुम्हारी एल्यूजन। तो ये टीएस इलियट ने क्या किया? ये चीज इनके लिए कुछ शब्द अपने चेंज कर दिए। रेफरेंस आप पा गए, पासिंग रेफरेंस पा गए, लेकिन एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तीन तीन शब्द इन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो दोनों शर्त ये पूरा कर रहा है, तो मतलब ये एल्यूजन है। किसका एल्यूजन है? तो पता चला शेक्सपियर की इस लाइन का एल्यूजन है। एल्यूजन सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े? जी सर। जी सर, आगे बढ़े। अब देखो एम्बिगुटी, पागलपन सुने हो? पगलवाने वाली स्थिति सुने हो? जैसे गांव कहते हैं भैया पगलवाओ ना, तो वही चीज है। एम्बिगुटी का मतलब होता क्या है? पहली चीज आप इसका देखो ऑर्डिनरी यूज में, सामान्य जब आप इसका यूज करोगे तो इस एम्बिगुटी कहां पे अप्लाई होती है? ये फॉल्ट इन स्टाइल, आपके स्टाइल जो है स्टाइल की फॉल्ट मानी जाती है। जो आपने शैली यूज की है उसमें ये कमी मानी जाती है। कब? जब आप कोई शैली यूज कर रहे हैं और उसमें आप चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई चीज आपने किया, कोई चीज डिलीवर किया, जैसे कोई तुमने जो है डायलॉग ही डिलीवर किया, संवाद ही डिलीवर किया, लेकिन तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि तुम अपनी बातों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। जो शब्द तुमने यूज किए हैं, जो सेंटेंस यूज किए हैं, वो तुम्हारे मना मस्तिष्क में जो चीज चल रही है उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं तुम्हारा इंटेंशन समझ ही नहीं पा रहा हूं तुम्हारे शब्दों के माध्यम से, समझ रहे हैं? उस जो आप बोल रहे हो उसकी दो दो मीनिंग निकल रही है, तीन तीन मीनिंग निकल रही है। तो मैं मुझके मतलब हमारे मन में शंका हो गई कि यार तुम बोलना क्या चाहते हो। तो वही ये चीज है। एम्बिगुटी क्या चीज होती है? ऑर्डिनरी यूज में, मतलब सामान्य यूज में ये फॉल्ट इन स्टाइल होती है। तो जब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा फॉल्ट इन स्टाइल, आप वहां टिक करेंगे जब आगे तुमको मिलेगा ऑर्डिनरी यूज। क्वेश्चन जब ऑर्डिनरी यूज का क्रिएट होगा तभी इसकी मीनिंग निकलेगी फॉल्ट इन स्टाइल, अदरवाइज नहीं निकलेगी। चलो अब अगला इसका जो है दांव पेच समझो।
अब ये चीज आ गई लिटरेचर में। जब लिटरेचर में ये चीज जब आई, कहने का मतलब लिटरेचर में और आ गई, हालांकि ये भी चीज लिटरेचर में थी, जब ये और आ गई विलियम एम्पसन इन सब के बाद, तो ये एम्बिगुटी आपका जो है कहने का मतलब एक टाइप से आपकी धीरे 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 डेलिबरेट तरीके से हो गई, मतलब निश्चित तरीके से हो गई। लोग इसी जो है डिमेरिट को धीरे धीरे अपनी मेरिट बनाना शुरू किए, इंटेंशन बना के वो चीज जो है करना शुरू कर दिए, इसी के माध्यम से अपनी विद्वता प्रदर्शित करना शुरू किए कि मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं इसकी 5 मीनिंग निकल रही है, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं इसकी 8 मीनिंग निकल रही है। समझ रहे हैं? ये अब मेरा टैलेंट माना जाने लगा। जो चीज पहले बोकस चीज मानी जाती थी अब वो मेरा टैलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इंटेंशन बना के ये काम कर रहा हूं। अब ये चीज हुई क्यों? ये चीज पैदा क्यों हुआ? ये मल्टीपल मीनिंग के कारण, प्लूराइजेशन के कारण, और इस सब का बड़ा जो है वो कहने का मतलब क्या था, वो जो जैक्स देरेदा की डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी, डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी के बाद ये सब सारी चीजें उपजी हैं आपकी। समझ रहे हैं? तो डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी में क्या चीज था कि एक शब्द की वो इतनी मीनिंग निकालते थे कि आदमी लास्ट में कंफ्यूज हो जाता था कि हम शुरुआत में थे कहां, किस शब्द की मैं मीनिंग ढूंढ रहा था। तो बस इसी कंफ्यूजन की स्थिति को जो है फिर वहां उन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया था अपोरिया। ये सब उन्हीं के बाद से ये सब चीजें जो है पैदा हुई। तो एम्बिगुटी का मतलब आप समझ गए, फॉल्ट इन स्टाइल होता है, लेकिन बाद में इसको इन्होंने क्या डेलिब्रेट जब इसका इमिटेशन जो है शुरू कर दिया तब फॉल्ट इन स्टाइल इसको नहीं माने, तब ये टैलेंट माने। फिर उसके बाद मल्टीपल मीनिंग निकालने के चक्कर में जो है ये इन सब की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। प्लूराइजेशन के चक्कर में मल्टीपल मीनिंग निकलना शुरू हो गई। समझ रहे हैं? और अब ये सब हुआ क्यों? ओवर रीडिंग के कारण। जब एक चीज को तुम 72 बार पढ़ोगे तो उसकी 72 मीनिंग निकलेगी, 72 नहीं निकलेगी, कम से कम 50 मीनिंग तो निकल ही जाएगी। ये चीज पैदा हुई आपकी ओवर रीडिंग। ओवर रीडिंग किसकी देन है? तो फिर वही वो सब डिकॉन्स्ट्रक्शन थियरी की देन है। समझ रहे हैं? और इसी का एक चचेरा भाई है, उसका नाम है पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड। पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड। तो पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड क्या है? ये भी एम्बिगुटी है एक हिसाब से। अब जैसे प्लूराइजेशन में देखा, मल्टीपल मीनिंग में आपने क्या देखा कि वहां एक शब्द की कई मीनिंग निकल रही है, लेकिन अगर जो कोई शब्द पोर्ट मोंटेग्यू है तो उसकी सिर्फ 2 मीनिंग निकलेगी। जैसे ब्रंच, तो उसमें ब्रेकफास्ट लंच मिलके ब्रंच बन गया आपका, सिर्फ इसकी 2 मीनिंग निकल रही है। तो इन सब चीजों को आप पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड बोलेंगे। पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड वो है कि ये भी है एम्बिगुटी, ये कहने का मतलब मल्टीपल मीनिंग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मल्टीपल मीनिंग 2 से ज्यादा मीनिंग निकलती है, लेकिन जिस शब्द के सिर्फ 2 मीनिंग निकले, 2 मीनिंग तक ही वो सीमित रहे, तो उसको बोलेंगे पोर्ट मोंटेग्यू वर्ड। बात समझ में आ गई आपको? ये देख रहे हो ओवर रीडिंग आया? ये सब ओवर रीडिंग के कारण ही ये सब सारी चीजें पैदा हुई हैं। कनोटेशन, डिनोटेशन, सब इसके जो है उत्पत्ति के सबसे बड़े यही कारण है। अब आज एक एंटी हीरो आपको बताते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको हम लोग बंद किया जाएगा। देखो एंटी हीरो क्या होता है। एंटी हीरो को जानने के लिए सबसे पहले तुमको जानना होगा हीरो। ठीक? तो हीरो के लिए क्या जरूरी है? हीरो के लिए उसमें हीरोइक क्वालिटी जरूरी है। ठीक है? हीरोइक क्वालिटी क्या चीज होती है? जैसे हीरो में एक क्वालिटी होती है कि सबसे पहली चीज वो सूरवीर होगा। सूरवीर क्या चीज होता है? सूरवीर का मतलब ये होता है कि अगर जो मैं अकेला हूं, 10 लोग मुझसे भिड़ने आए, मुझे पता है मुझे हरा सकते हैं, लेकिन मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, ये कहते हैं सूरवीरता। ये क्वालिटी सूरवीरता होती है। ये क्वालिटी किसमें पाई जाती है? हीरो में पाई जाती है। मुझे पता है कि जैसे नियम बन गया कि सूर्यास्त के बाद आप किसी पर जो है प्रहार नहीं करेंगे, या कोई अगर जो सिपाही भाग रहा है तो आप उसके पीठ पे नहीं मारोगे। अब जैसे मैं समझूं कि ये सबसे अपने, जैसे मान लीजिए मैं एक पार्टी में हूं, लड़ाई होने जा रही है, मैं एक पार्टी में हूं, दूसरी एक अलग पार्टी है, एक में मैं राम हूं, अगली पार्टी में कोई श्याम है। ठीक? हम दोनों आपस में कट्टर दुश्मन है। लड़ाई का नियम बना है कि भगते हुए सिपाही पर हमको तलवार से वार नहीं कर देंगे। अब मैं जान रहा हूं कि ये जो श्याम है ये सबसे तगड़ा अपोनेंट हमारा है, हो सकता है अगर जो ये जिंदा रहा तो मुझे मार देगा, या इसी के कारण मैं हार सकता हूं। हमारी उनकी लड़ाई हो रही है, अब किसी कारणवश उसकी तलवार गिर गई, वो वहां से जो है अब वो जाने लगा, तो मैं पीछे से अगर जो उसकी तलवार घोंप दूं तो मैं हीरो नहीं हूं। मैं हीरो नहीं हूं।
अब मेरी हीरो क्वालिटी खत्म हो गई। समझ रहे हैं? तो हीरो वो है जो नियम कायदा कानून के तहत काम करे, भले उसका उसमें फायदा हो, उसका उसमें नुकसान हो। बात समझ रहे हैं? उसमें मॉरलिटी होनी चाहिए, नैतिकता के जो नियम है। ये नहीं कि हीरो है तो पता चला उसमें लंपट वाले गुण आ गए हो। अब जैसे विलियम फाल्डर जस्टिस का हीरो नहीं है, वो एंटी हीरो है। एंटी हीरो क्यों है? क्योंकि जब उसको पता है इसकी शादी ऑलरेडी हुई है उसके साथ, समझ रहे हैं, आप उसके प्रति सिंपैथी दिखाओ, उसको मार पड़ रही है, ठीक है आप वहां बचाने गए, ये हीरोइक क्वालिटी है। ठीक, आप उसके हस्बैंड से लड़ जाओ, आप उसको समझाओ कि नहीं आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम कर लिए, वो भी अभी आप उसका न डाइवोर्स हुआ न तुम उससे शादी किए। बताओ ये हीरोइक क्वालिटी है? ये हीरोइक क्वालिटी नहीं है। आपके इरादे अच्छे हैं लेकिन आपने जो काम किया वो नियमों के विरुद्ध है, तो हीरोइक क्वालिटी आपकी छीण हो गई। तो हीरो का मतलब एकदम आदर्श, एकदम आइडियल, जो नियम कायदा कानून है उसी से बंध के चले। अब जैसे पैराडाइज लास्ट में सैटन को आप हीरो मानते हो, तो आप ये बताओ जब सैटन हीरो है, उसमें इतनी हिम्मत थी, तो वो ईव का सहारा क्यों लेता है? डायरेक्ट लड़ा होता तो मैं मानता तुम हीरो हो, तो तुम पता चला ईव के कान में गए उसको फुसला रहे हो। तो हीरोइक क्वालिटी की तुमने अपनी ऐसी की तैसी कर डाली कि नहीं कर डाली? तो अब आप हीरो समझ गए होंगे। अब हीरो, एंटी हीरो क्या है? एंटी हीरो वो चीज होती है कि इसके इरादे तो अच्छे होते हैं, मोटिव इसके अच्छे होंगे, लेकिन जो ये तरीका अख्तियार करता है इसके तरीके अच्छे नहीं होते हैं। ये चरित्रहीन हो सकता है, लूज करेक्टर जिसको तुम इंग्लिश में बोलते हो सकता है। ये जो नियम कायदा कानून बने हो किसी का फायदा कराने के लिए या किसी का जो है उपकार करने के लिए, वो जो नियम बने हैं नियम तोड़ के कर सकता है। अब जैसे भीष्म पितामह को तुमने देखा है, जब द्रौपदी का जिस समय चीरहरण हो रहा था, क्या भीष्म पितामह चाहे होते तो बचा न लेते? लेकिन अब वो नियमों में बंधे थे क्योंकि वो हार चुके थे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं था, बहुत दुख था। तो ये सब क्वालिटी जो है कि आप नियमों से बंधे हैं, आप नियमों से, ऐसा नहीं कि जहां तुम्हारा फायदा आया सट से तुमने अपना नियम तोड़ दिया, तो ये हीरोइक क्वालिटी नहीं है। तो एंटी हीरो क्या होता है? मोटिव इसके अच्छे होते हैं लेकिन इसमें क्वालिटी हीरो वाली नहीं होती है। पहली चीज, जो हीरो होता है उसका स्टेटस हाई होता है, वो या तो आपका जो है राजा होगा या तो जनरल होगा। एंटी हीरो इसका स्टेटस हाई नहीं होता। अब जैसे जस्टिस में जो विलियम फाल्टर है वो क्या है? वो एक कलर के ही तो है, उसका जो है सामाजिक स्टेटस हाई नहीं है, उसने नैतिकता के जो है चीजों को तोड़ दिया। समझ रहे हैं? इरादे उसके अच्छे हैं लेकिन उसमें हीरोइक क्वालिटी नहीं है। तो इन सब स्थिति को एंटी हीरो जो है होंगे कि एंटी हीरो क्या तुम्हारी जो है। अब ये इसका प्रचलन कब बढ़ा है? ये इसका प्रचलन आपका ये मॉडर्न नॉवेल या प्रोज में इसका जो है प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता चला आया है। अब इसका प्रचलन बढ़ा क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बाद वालों ने क्या किया, जब ये रियलिस्टिक नॉवेल लिखना शुरू किए, रियलिस्टिक, तो भाई रियल चीजें उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दी। तो भाई रियल हीरो या तो जैसे हीरोइक क्वालिटी जिसमें हो तो बिरले लोग ही होते हैं ज्यादा कदा, जो जिस टाइप से हम बता रहे हैं कि जैसे कटप्पा टाइप के इंसान की कसम खाए हैं, हालांकि हालांकि कटप्पा ने में अपने नियमों में शायद कुछ तोड़े ओड़े थे, जो भी हो, तो कटप्पा टाइप के इंसान बहुत कम ही होते हैं। आप लोग क्लास में हैं, सुन रहे हैं कि ये कॉल आने के कारण डिस्टर्ब हो गए आप लोग? सुन पा रहे हैं सर। हाँ, तो अब आपको पता चल गया कि मॉडर्न युग में, कहने का मतलब ये जो मॉडर्न टाइम आया तो इसमें इन्होंने रियलिस्टिक चीजें डालना शुरू कर दी। तो रियल में उस टाइप का आदर्श इंसान बड़ा मिल पाना मुश्किल था। तो इन्होंने जो है ये सामान्य से जो है मतलब मिडिल क्लास फैमिली के जो है लोगों को उठाया और उनके जो भी गुण दोष थे उसमें बिना मॉडिफिकेशन किए उन्होंने डायरेक्ट दिखा दिए। तो सामान्य क्लास का आदमी या कोई भी हो तो भाई आइडियल आदमी कोई शायद ही इस समय कोई हो, वो युधिष्ठिर वाली स्थिति या भीष्म पितामह वाली स्थिति, वो शायद ही आइडियल कंडीशन हो। जितने भी दैवीय पुरुष माने गए हैं शायद ही हो आइडियल हीरो वाली क्वालिटी। जैसे मैकबेथ है, उसको पता था कि मैं लास्ट में मार दिया जाऊंगा, उसको ये भी पता चल गया कि हाँ ये इनके मैकबेथ के द्वारा मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़ा। ये क्वालिटी हीरोइक क्वालिटी है कि तुमको अपनी डेथ पता है। जैसे कर्ण, उसमें हीरोइक क्वालिटी थी, उसको पता था
कि अगर जो मेरा वध होगा तो इन्हीं के द्वारा होगा, लेकिन फिर भी वो लड़ा। तो ये क्वालिटी हीरोइक क्वालिटी है आपकी। और जब इसी के जो विपरीत, जैसे तुमको पता चला कि तुम मार दिए जाओगे, इरादे तुम्हारे बड़े अच्छे हैं, तुम लड़ने के बजाय तुम पीठ दिखा के भगना शुरू कर दी, तो ये सब जितनी क्वालिटी है सब एंटी हीरो की आ गई। चलो आज इसको यहीं तक रखते हैं। इसमें जहां तक बताएं, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना। सर सर जो एंटी हीरो है वो फीमेल भी हो सकती है ना? हाँ हाँ हाँ। तो उसको एंटी हीरो ही बोलेंगे ना, एंटी हीरोइन थोड़ा ना बोलेंगे। अब देखो, इस एंटी हीरो को इन्होंने प्रोटागोनिस्ट से अटैच कर दिया, और प्रोटागोनिस्ट तुम्हारा कॉमन जेंडर का ना वो है, समझ रहे हैं। सुनने में भले तुमको आर्ट सा लग रहा हो कि एंटी हीरो में महिला आ सकती है, लेकिन जहां तक हमारा ऐसा विचार है, हालांकि इस पर्सपेक्टिव से हमने इसको अभी नहीं देखा है, लेकिन कॉमन सेंस के थ्रू मैं बता सकता हूं कि ये इसमें आ सकता है। अब ये चीज यहां देखो, जैसे ये डेनियल्स डिफो मॉल, इसकी जो हीरोइन होती है ये इसी टाइप की होती है, बात समझ रहे हैं। ये इनके जो है कुछ, मतलब इनका जो है ये इसी टाइप की होती हैं। तो जब ये इसमें आ सकती हैं, तो आप इसमें हीरोइन क्यों नहीं शामिल कर सकते हो? समझ रहे हैं। जी सर, आपका जी सर। आपका उत्तर तो इसी में निहित है। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसके, इन सब चीजों के संबंधित, या ऊपर जितनी चीजें पढ़ाया उनके संबंधित, या कल जो चर्चा। चलो ठीक है, फिर नहीं पूछना है तो बंद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। अच्छा, अब 1 मिनट रुके रहना आप लोग। सेम यही प्रोसेस अपना के आपको 8 वाली क्लास में आ जाना है, और वहां